सो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के देखते हैं 100 MCQs। टू वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, तो जो दोनों वाइंडिंग होती है वो इंडक्टिवली लिंक्ड होती है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, कुछ ऐसे ये जो दो वाइंडिंग होती हैं तो इंडक्टिवली लिंक्ड होती है। तो ये याद रखेंगे, बेसिक सा है ट्रांसफार्मर के अंदर। फिर आते हैं तो अ सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट, सेलियंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलियंट का ये मतलब रनिंग एट नो लोड, अभी कोई लोड नहीं है उसके अंदर। इट्स फील्ड करंट इज स्विच्ड ऑफ, इसकी फील्ड करंट भी स्विच्ड ऑफ है। फिर बात कर रहे हैं कि द मोटर विल कंटिन्यू टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करें तो अगर उसमें कोई भी लोड नहीं है, फील्ड करंट भी ऑफ है, तो भी वो उस अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगी। इन ए स्टेपर मोटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल, उसको हम सही से कंट्रोल कर सकते हैं स्टेपर मोटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। फिर आते हैं और नीचे 6 पे द पावर फैक्टर ऑफ अ स्क्विरल केज, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का टाइप है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो उसका पावर फैक्टर लो होता है एट लाइट लोड ओनली, तो उसका पावर फैक्टर लो होगा लेकिन केवल और केवल लाइट लोड पे ही। तो जनरेशन वोल्टेज इज यूजली, तो जनरेशन वोल्टेज जो होता है लाइन का, वोल्टेज लाइन का जो हमारे घरों में आती है ट्रांसफार्मर में, तो 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक होता है उसका, बहुत मतलब हाई वोल्टेज है, 11 से 33 किलो वोल्ट तक जनरेशन वोल्टेज। फिर आते हैं थर्ड पे, द डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड, उसको हमेशा लोड के संग ही शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट नो लोड, बिना जब कोई लोड नहीं होगा, इल बी रोटेटेड डेंजरसली हाई स्पीड, तो बहुत ज़्यादा घूमेगी, बहुत हाई स्पीड पर अगर किसी ने छू ली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ है। फोर्थ की बात करते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर एट फुल स्पीड इज, तो अगर इसकी बात करें इसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, ये एन फॉर्मूला होता है हमारा, देख लेते हैं। एन इजकल टू, ये पोल है, ये नंबर ऑफ पोल है, एफ फ्रीक्वेंसी है, 120 है हमारा, और ये एन जो होता है ये इंडक्शन मोटर की स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम स्पीड का जो डिनोशन करते हैं, डिनोट करते हैं, वो एन से करते हैं। तो अब 120 एफ हमसे पूछा है, तो एन इंटू पी बाई 120, पोल हैं 4 और ये है 120 और ये 3 फेज है, तो यहाँ पे हम इसको 60 लेके मानेंगे, तो ये आ गया हमारा 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है ये। तो इससे हम चाहे डायरेक्टली याद कर लो, चाहे ये 2 हर्ट्ज़ आंसर है इसका, तो 2 हर्ट्ज़ है। बाकी ये फार्मूला सही है और ये फार्मूला मशीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एन इजकल टू स्पीड 120 एफ अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, तो 7 तक हो गए। आगे आते हैं, वेर सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस, तो जब वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही चल रही होती है कोई सिंक्रोनस मोटर, तो कोई भी टॉर्क उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, तो डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस नो टॉर्क, ये याद रखेंगे। द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज 0 फॉर आ, तो रिलेटिव स्पीड अगर बात करें, पहली बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन कौन सा है, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन है, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव है। अब उसके बीच में पूछा है, रिलेशन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर और रोटर, मतलब दो अलग कंपोनेंट है स्टेटर और रोटर, तो स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेटिव स्पीड 0 होगी, मतलब लगभग दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे हैं, तो ये किस किस के लिए होगा, डीसी मशीन के लिए होगा, 3 फेज इंडक्शन मशीन के लिए होगा, सिंक्रोनस मशीन, ऑल ऑफ दीज के लिए, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी तभी तो डिफरेंस 0 होगा। तो ये चीज़ है किसका किसका, स्टेटर और रोटर का। द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रो, तो कहाँ से करंट लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आ चुका है। करंट हम कहाँ से उठाते हैं, सॉलिड कनेक्शन से उठाते हैं, तो ये याद रखेंगे, सॉलिड कनेक्शन से करंट उठाते हैं फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन ऑल्टरनेटर। फिर बात करते हैं 9 की, इफ अ ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज एनर्जाइज फ्रॉम अ स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इट्स आउटपुट वोल्टेज विल बी, अगर एक ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसको एनर्जाइज किया है स्क्वायर वेव से, तो उसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट होगा वो भी स्क्वायर वेव ही होगा, सेम होगा, तो ये याद रखेंगे। 16 पे आते हैं, अ मोटर विच कैन कन्वीनियंटली बी ऑपरेटेड एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर, एक ऐसी मोटर जिसको आप चाहो तो लैगिंग पे चलाओ, चाहो तो लीडिंग पे पावर फैक्टर पे चलाओ, लैगिंग लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर
तो हमारा सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको हम दोनों पे चला सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार आता है कि टॉर्क और करंट के बीच का रिलेशन घुमा फिरा के पूछ लेता है किसी भी मोटर या मशीन में। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द आई ए का होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर की बात करें तो इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो ये शॉर्ट एमसीक्यू है, वन लाइन का, ये याद रखेंगे। इसके बाद है इन अ डीसी मशीन द आर्मेचर एमएमएफ इज। डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर एमएमएफ क्या होता है? स्टेशनरी होता है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो ये याद रखेंगे, आर्मेचर एमएमएफ जो होता है वो स्टेशनरी होता है डीसी मशीन के अंदर। द मोस्ट सूटेबल सर्वो मोटर 18 की बात कर रहे हैं फॉर लो पावर एप्लीकेशन इज। तो सबसे सूटेबल सर्वो मोटर लो पावर एप्लीकेशन के लिए हमारा डीसी शंट मोटर होता है। तो ये भी वन लाइन है कि सर्वो मोटर के अंदर सबसे अच्छा सर्वो मोटर कौन सा होगा लो पावर एप्लीकेशन के लिए? तो डीसी शंट मोटर होगा। 12 पे आते हैं, इन अ ट्रांसफार्मर द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी जीरो व्हेन इट ऑपरेट्स एट। तो ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट करेगा कहाँ पे ऑपरेट करेगा? ऑपरेट एट, वोल्टेज रेगुलेशन इसका जीरो होगा जब ऑपरेट करेगा लीडिंग पावर फैक्टर पे, तब इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा जीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा जब ट्रांसफार्मर लीडिंग पावर फैक्टर पे हमारा ऑपरेट करेगा। ये हो गया। फिर आते हैं 13 पे, द EMF इंड्यूस इन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर लीड्स द फ्लक्स बाई 90 डिग्री। तो जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में हमारा जो EMF इंड्यूस्ड होता है, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी साइड में जो EMF इंड्यूस हो रहा है तो वो हमारा लीड करेगा फ्लक्स फाई को 90 डिग्री से लीड करता है EMF। तो ये याद रखेंगे 90 डिग्री से। द साइज ऑफ अ कंडक्टर यूज इन पावर केबल्स डिपेंड ऑन। तो पावर केबल में जो साइज होता है कंडक्टर का, मतलब ये मान लो ये केबल है, ठीक है, बहुत मोटी सी केबल है या पतला वायर है, फिर इसमें ऊपर कुछ ऊपर ही अपनी सतह हो गई, शीट हो गई, प्लास्टिक हो गई, और अंदर यहाँ पे ये मानो कंडक्टर जा रहा है। अभी कंडक्टर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी करंट हमको कैरी करा के ले जानी है। अगर बहुत ज़्यादा एम्पेयर की करंट ले जानी है तो मोटा वायर चाहिए, तो उसके हिसाब से करंट टू बी कैरिड। आगे आते हैं, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग द वन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा कोई मेथड हीटिंग का जो कि फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। बाकी माइक्रोवेव के अंदर इंडक्शन हीटिंग होती है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी हमारे यूज़ में आता है। डायलैक्ट्रिक हीटिंग में भी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोवेव के अंदर हमारा डायलैक्ट्रिक हीटिंग होती है। मतलब दोनों में, इंडक्शन डायलैक्ट्रिक सब में फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग में कोई भी फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत नहीं है। 27 पे, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करें तो द रोटर एंड स्टेटर एमएमएफ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब वही कि दोनों का डिफरेंस जीरो है, ये बोला जाए दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, दोनों का एमएमएफ सेम है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, एन ऑल्टरनेटर इज डिलीवरिंग रेटेड करंट। एक ऑल्टरनेटर रेटेड करंट डिलीवर कर रहा है एट रेटेड वोल्टेज एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग केस, लैग कर रहा है पावर फैक्टर 0.8। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर रेटेड करंट एट रेटेड वोल्टेज एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। तो यहाँ पे हमने मेन क्या डिफरेंस किया है कि उसी पावर फैक्टर को पहले हमने लैगिंग में चलाया, अब हम उसको लीडिंग में चलाना चाह रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एक्साइटेशन विल भी अब क्या होगा, मोर होगा। तो ये याद रखेंगे, लैगिंग से लीडिंग पे जाएंगे तो रिक्वायर्ड एक्साइटेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई एक। उसके बाद आते हैं सीलिंग फैन यूजेस 22। तो सीलिंग फैन के अंदर सबको पता है कंडेंसर लगा होता है, सुना होगा आपने उसको, मतलब कैपेसिटर बोलो चाहे कंडेंसर बोलो एक ही बात है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है सीलिंग फैन के अंदर। तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर नहीं, स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है केवल सीलिंग फैन के अंदर, ये याद रखेंगे। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। अब यही क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड इधर आ गया 28 में, कि वही कैपेसिटर जोड़ते कैसे हैं इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मोटर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग से उसको सीरीज में जोड़ते हैं उस कैपेसिटर को जो मोटर को स्टार्ट करता है। 23 पे आते हैं, अ स्टेपर मोटर इज। एक स्टेपर मोटर हमारी कैसे होती है, 2 फेज मोटर होती है, ये याद रखेंगे। सिंगल फेज नहीं, 3 फेज नहीं, 2 फेज मोटर होती है स्टेपर मोटर। तो
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। द शीट इज यूज इन द केबल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द केबल। तो शीट जो होती है, जो आउटर कवर होता है केबल का, तो वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लगता है। ये आ चुका है यूपीपीएससी AE 2019 इलेक्ट्रिकल के पेपर में, ये क्वेश्चन से 29। एज अ वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेज, तो वोल्टेज को हम जैसे बढ़ाते हैं तक वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज, तो जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो हमारा घट जाता है, ये याद रखेंगे। वोल्टेज और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट सिंक्रो। सिंक्रो एक मशीन होती है। सिंक्रो हैज अ 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड अ सिंगल फेज वाइंडिंग ऑन रोटर। तो स्टेटर पे जो हमारा 3 फेज की वाइंडिंग है ये याद रखेंगे, और रोटर पे हमारा सिंगल फेज की वाइंडिंग है, ये याद रखेंगे सिंक्रो के अंदर। फिर आते हैं 25 पे, द ड्राइव मोटर यूज इन अ मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर के हम यूज करते हैं ड्राइव मोटर, ठीक है, एक तरह की मोटर यूज करते हैं। तो वो कैसी मोटर होती है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, तो ये याद रखेंगे, आ सकता है। द साइज ऑफ द फीडर, एक तरीके का डिवाइस है फीडर, इज डिटरमाइंड बाई प्राइमरली द, तो किससे हम डिटरमाइन करते हैं फीडर का साइज, द करंट इट इज रिक्वायर्ड टू कैरी। तो फीडर का साइज आपको उतना रखना पड़ेगा जितनी आपको उससे करंट कैरी करानी है। तो करंट कैरी कराने वाला एमसीक्यू 2 बार आ चुका है अब तक। फिर आते हैं 1:5 स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 120 वोल्ट across the primary and 600 ohms resistance across the secondary, assuming 100% efficiency. तो the primary current equals, so इसको solve कर लेंगे। ये क्या है, V by R। तो करंट जो प्राइमरी वाली साइड है तो वो हमने निकाली 120 वोल्ट और 600 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/5 और यह आया 0.2 एम्पेयर। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, इसको हमने बोला है 1:5 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बट क्योंकि 100% एफिशिएंसी है तो सेम चीज़ ही उधर जाएगी। तो यहाँ तो वैसे भी पूछा प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट हमारा 0.2 आ गया। तो 0.2 एम्पेयर को निकालने के लिए केवल और केवल आपको 600 ओम और 120 वोल्ट की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस डेटा के अंदर से। फिर बात करते हैं इन अ 3 फेज ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी साइड इज कनेक्टेड टू स्टार, ठीक है। प्राइमरी साइड जो है वो कनेक्टेड है स्टार से, सेकेंडरी साइड कनेक्टेड है डेल्टा से। व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन फेज वोल्टेज इन द 2 केसेस। तो अगर एक स्टार से कनेक्टेड है, प्राइमरी जो है वो स्टार से कनेक्टेड है, सेकेंडरी जो है वो डेल्टा से कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी वाले के हिसाब से हमें लिखेंगे। जो हमारा डेल्टा वाला है वो लीड करेगा, तो डेल्टा साइड लीड्स बाई 30 डिग्री। तो ये याद रखेंगे, थोड़ा सा अलग है हमारा एमसीक्यू। तो जो डेल्टा साइड है वो लीड करेगा 30 डिग्री से, ये याद रखेंगे। फिर आता है द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर। स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछा है, आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू दोज ऑफ। तो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और चाहे हम यूनिवर्सल मोटर की बात करें, तो वो दोनों क्या है, बोला गया है कि सेम है। फिर आते हैं टू अचीव लो पीटी एरर द बर्डन वैल्यू शुड बी। तो लो पीटी एरर को अचीव करने के लिए लो की बात कर रहे हैं, तो बर्डन एरर भी बर्डन वैल्यू भी हमारा लो ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं 39 की द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसी ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर है लेकिन एसी ऑपरेटेड है, हैज़ अ डैश कैरेक्टरिस्टिक एंड इट कांट बी स्टार्टेड अंडर नो लोड कंडीशन। तो एक एसी ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर है तो उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं नो लोड कंडीशन में। पहला पॉइंट तो ये निकल के आया। दूसरा क्या कह रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये वाला ऑप्शन है इनवर्स ऑफ कांट। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसी ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर हैज़ अ इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट कांट बी स्टार्टेड अंडर नो लोड कंडीशन। अब यहाँ पूछा कि स्लिप की वैल्यू हमें दी है, स्लिप मतलब एस की वैल्यू दी है 0.02 और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। इंड्यूस ईएमएफ पे पूछा है तो वो सीधे सीधे स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब ये कर देंगे और ये सीधे सीधे दे देगा ओनली 1 हर्ट्ज। आगे चलते हैं 35 पे, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन इज। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस की हमसे पूछी है डेफिनेशन। सिंक्रोनस रिएक्टेंस की जो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो रेशियो बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट एट कांस्टेंट फील्ड करंट। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अलग है सिंक्रोनस रिएक्टेंस।
तो ओपन सर्किट तो वो VOC बोल देते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो ये हमारा हो गया ये VOC अपन ISC एट कांस्टेंट फील्ड करंट, फील्ड करंट उसमें कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं 40 पे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स ऑन द AC साइड ऑफ अ हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कुल मिला के जो ग्रीन में बात करें कि टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन द AC साइड, तो हम किसको यूज़ करें, शंट फिल्टर्स को हम यूज़ करें, तो उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं हार्मोनिक्स का AC साइड पे हार्मफुल इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 41, एन AC टैकोमीटर इज जस्ट एक AC टैकोमीटर क्या है, एक हाइब्रिड टाइप का स्टेपर मोटर ही है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो टैकोमीटर इज स्टेपर मोटर, AC टैकोमीटर इज हाइब्रिड स्टेपर मोटर। द टॉर्क इन अ डैश इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। तो किसके अंदर हमारा, तो DC सीरीज मोटर के अंदर जो हमारा ये था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो DC सीरीज मोटर जो बेसिक से बेसिक पार्ट है DC और सीरीज मोटर। 36 पे आते हैं, इन केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर टॉर्क पल्सेशन इज मिनिमाइज बाई। तो यूनिवर्सल मोटर के केस में टॉर्क का पल्सेशन जो होता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो बाई बोथ रोटर एंड लोड इनर्शिया। तो दोनों रोटर और लोड इनर्शिया की मदद से हम कर सकते हैं कम टॉर्क पल्सेशन को। फिर आते हैं आगे 43 पे, द एडी करंट लॉस इन एन AC इलेक्ट्रिक मोटर इज 100 वॉट्स एट 50 हर्ट्ज, इट्स लॉस इज 100 हर्ट्ज विल बी, तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर हमारा फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो रही है तो हमारा जो पावर है वो 4 गुना हो जाएगा। तो बस ऐसे याद रख लेंगे 400 वाट हो जाएगा हमारा। तो फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी हमारी हो रही है 2 टाइम्स और हमारा पावर हो रहा है P' इज 4P। फिर आते 37 पे, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग रिले इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कुल मिला के डिफरेंशियल रिले की हमें डेफिनेशन दी जा रही है कि डिफरेंशियल रिले इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग रिले। बहुत सारे इसमें वर्ड जुड़ गए हैं। तो डिफरेंशियल रिले की अगर बात करें तो फिर बात करते हैं अ कम्यूटेटर व्हाट डू। कम्यूटेटर इन अ DC मशीन क्या करता है, तो कन्वर्ट्स द इंड्यूस्ड AC आर्मेचर वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। तो जो AC वोल्टेज को है उसको मतलब डायरेक्ट मतलब DC वोल्टेज में चेंज करता है कम्यूटेटर, ये चीज़ है। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मेनली किस पे डिपेंड करती है, तो कोर लॉसेस पे डिपेंड करती है, उसकी जो कोर है उसके लॉसेस जो हैं। उसके आगे चलते हैं, स्लिप रिंग्स 50 पे आते हैं, स्लिप रिंग्स फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ। तो स्लिप रिंग्स किससे मिलके बने होते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज से बने होते हैं इंडक्शन मोटर के, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद आते हैं द ऑल 46 पे, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, तो दोनों पे, इट्स कॉपर लॉस और इट्स आयरन लॉस, बोथ A and B, दोनों पे डिपेंड करती है, कितना उसका आयरन लॉस है कितना कॉपर लॉस है। उसके बाद आते हैं 51 पे, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स बाई। तो अगर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है किसकी, हिस्टेरेसिस मोटर के रोटेशन की, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो शेडेड पोल का यूज़ करते हैं, शिफ्ट शेडेड पोल का विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल। 52 पे आते हैं, लो हेड प्लांट्स जनरली यूज। तो ये भी एक अलग तरीके का है MCQ, लो हेड प्लांट्स की अगर बात करें तो जनरली क्या यूज़ करते हैं, तो पेल्टॉन टर्बाइंस को यूज़ करते हैं। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से, लो हेड प्लांट्स और पेल्टॉन टर्बाइंस। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक ओवंस यूजिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ। तो हीटिंग एलिमेंट जैसे बल्ब के अंदर भी वो टंक्शन का होता है, यहाँ पे और ज़्यादा हमें चाहिए, मतलब वो पिघले नहीं, काफ़ी ज़्यादा उस टेम्परेचर को वो सहन कर सके। तो कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी वो मेल्ट ना हो। तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम। तो यहाँ पे हम क्रोमियम को यूज़ करते हैं ओवन के अंदर, इलेक्ट्रिक ओवंस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। 47 पे आते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज मोटर इज दैट। तो सिंगल फेज जो मोटर होती है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती। कौन सी, सिंगल फेज मोटर की बात करें तो। फिर आते हैं नेक्स्ट 48 पे, द असिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर इफ द फील्ड करंट इज इंक्रीज। ठीक है, फील्ड करंट को बढ़ा दिया, इंक्रीज, पावर फैक्टर विल बिकम लीडिंग हो जाएगा एंड करंट विल डिक्रीज, करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, सिंक्रोनस मोटर है, नो लोड कंडीशन है, यूनिटी पावर फैक्टर है। अब हमने बात करी कि फील्ड करंट को बढ़ाया तो पावर फैक्टर हमारा लीडिंग हो जाएगा और करंट डिक्रीज हो जाएगी।
फिर बात करते हैं 54 की डीसी जनरेटर्स की। तो डीसी जनरेटर्स के अंदर अगर हम बात करें, आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाई, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाई लोड करंट इन आर्मेचर, लोड करंट इन आर्मेचर से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस एक्चुअली बाई लोड करंट इन आर्मेचर, लोड करंट से हमारा होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन की बात करें तो लोड करंट से, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, द इंट्रोडक्शन 49 इंटरपोल्स इन बिटवीन द मेन पोल इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन बिकॉज। तो इंटरपोल डालने से बिटवीन द मेन पोल उसकी परफॉर्मेंस को डीसी मशीन की इंप्रूव कर देता है। क्यों? तो उसका रीजन है अ काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, तो काउंटर ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ, काउंटर ईएमएफ इज जनरेटेड, काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, तो इससे याद रख लेंगे, ठीक है। तो इंटरपोल डालने से क्या होता है, काउंटर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। 55 पे आते हैं, टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विच शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर पर यूनिट इम्पिडेंस। तो इसमें कोई लॉजिक बहुत नहीं है, अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में हैं तो वो लोड को कैसे शेयर करेंगे, पर यूनिट इम्पिडेंस के हिसाब से शेयर करेंगे। 56 पे आते हैं, एज कम्पेयर टू शंट एंड कंपाउंड डीसी मोटर द सीरीज डीसी मोटर विल हैव द हाईएस्ट टॉर्क बिकॉज ऑफ इट्स कंपेरेटिवली डैश एट द स्टार्ट। तो अगर कंपेयर करें शंट और कंपाउंड डीसी मोटर में, तो जो सीरीज डीसी मोटर होती है उसका सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है। किस वजह से होता है वो हमें बताना है, बिकॉज ऑफ लार्जर आर्मेचर करंट। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, डीसी सीरीज मोटर की। डीसी सीरीज मोटर का जो क्या है कि जो हाईएस्ट, जो टॉर्क हाईएस्ट है, किस वजह से है, लार्जर आर्मेचर करंट की वजह से। 57 पे आते हैं, इफ अ करंट इन अ सर्किट इज 0 एम्पेयर, करंट हमारा 0 एम्पेयर है, इट इज लाइकली टू, ठीक है, करंट हमारा 0 एम्पेयर है, सर्किट हमारा ऑब्वियस ही बात है ओपन हुआ है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की अगर बात करें, कांट बी इजीली अप्लाइड टू डीसी सीरीज मोटर, तो आसानी से डीसी सीरीज मोटर में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कांट बी इजीली अप्लाइड इन डीसी सीरीज मोटर। फिर आते हैं 63 पे, 63 से पहले 60 इन नो लोड करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय समवट लेस देन 90 डिग्री। तो नो लोड की कंडीशन में अगर बात करें, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं देख लेते हैं, नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो इन नो लोड की अगर बात करें, किसके अंदर बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की। तो जो करंट है, करंट जो होती है वो लैग करेगी, ठीक है, ट्रांसफार्मर में लो लोड में करंट लैग्स बाय द अप्लाइड वोल्टेज बाय समवट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा कम। फिर बात करते हैं 63 की, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। तो जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है उसको हम क्या करते हैं, लैमिनेट करके रखते हैं। अच्छा कहीं भी लैमिनेशन की बात आ रही है तो हम एडी करंट लॉस को, एडी करंट से रिलेटेड लॉस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लैमिनेट करते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अ सिंगल फेज हिस्टेरिसिस मोटर की अगर बात करें, कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली। अगर सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो वो केवल और केवल कहाँ पे रन करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन कर सकती है। 65 पे आते हैं, द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द, तो ऑल ऑफ द अबव। तो टेम्परेचर की बात करें रेजिस्टेंस फर्नेसेस के, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, तीनों चीज़ को बदल के हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मोस्ट एडवांटेजियस जो हमारा होता है इन सब में कौन सी है, तो टाइडल पावर एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सी इज मोस्ट एडवांटेजियस। तो टाइडल पावर हमारा अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है। उसके बाद चलते हैं 60 पे, इफ द फील्ड सर्किट ऑफ एन अनलोडेड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट्स सडनली ओपन सर्किटेड। तो फील्ड सर्किट जो है एक अनलोडेड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर को हम एकदम से अगर खोल दें, देन इट कंटिन्यूज टू रन एट द सेम स्पीड। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस अगर मोटर की बात कर रहे हैं तो फिर वही है कि वो सेम स्पीड पर रन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 66 की बात करते हैं, द लाइन ट्रैप यूनिट एम्प्लॉयड इन कैरियर करंट रिलेइंग। किसकी बात कर रहे हैं, लाइन ट्रैप यूनिट। तो क्या करता है, ऑफर्स हाई इम्पिडेंस टू कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो लाइन ट्रैप यूनिट ऑफर्स हाई इम्पिडेंस, इतना याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में भी।
ऑयल इज प्रोवाइडेड इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर फॉर किसके लिए ऑयल हम प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन, दोनों के लिए ऑयल को प्रोवाइड किया जाता है ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर में, कूलिंग भी इंसुलेशन भी। फिर आते हैं 61 पे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेज, कौन सी इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, तो एक तरीके की ये वेल्डिंग है, कौन सी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग है, तो ये क्या है, डिस्क इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करता है, तो ये है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेज डिस्क इलेक्ट्रोड्स। तो 62 हो गया, 61 62 हो गया, उसके बाद 67 68 पे चलते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज, तो ट्रांसफार्मर का अगर बात करें, बेसिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका मेन फंक्शन है वोल्टेज के लेवल को चेंज करना, मेन जो फंक्शन है, बाकी कुछ काम और भी कर देता है, लेकिन मेन द लेवल वोल्टेज को चेंज करना। आगे आते हैं, ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन प्राइमरी वोल्टेज, मतलब दोनों ही कर सकते हैं, आप स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 76 पे, द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरिसिस इज नॉट यूज इन, हिस्टेरिसिस का जो प्रिंसिपल है कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, पहले देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाटर गीजर में यूज़ करते हैं, मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर में, स्कीमेट ट्रिगर में भी, मल्टी वाइब्रेटर के अंदर हिस्टेरिसिस का प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते। नॉइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर मेनली ड्यू टू, तो ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इन आयरन कोर की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या आ जाता है, नॉइज आ जाता है, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से नॉइज आ जाता है। फिर बात करते हैं ब्रीथर, जो हमारा 70 है, 70 के अंदर, इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग के टाइम पे, उसके वर्किंग के टाइम पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक ब्रीथर प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेडली आ जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। जब कॉपर लॉस कोर लॉस के इक्वल होता है, दो तरह के लॉस है ट्रांसफार्मर में, तो कॉपर लॉस जब कोर लॉस के इक्वल होगा तो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलेगी। फिर बात करते हैं 71, द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, तो लीकेज जो फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स को हम कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तो लोड करंट पे डिपेंड करता है, तो लीकेज फ्लक्स लोड करंट। लैमिनेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, लैमिनेशन ट्रांसफार्मर कोर के किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लैमिनेशन की बात करें तो सिलिकॉन स्टील। फिर बात करते हैं कम्यूटेटर इज यूज इन डीसी जनरेटर में हम यूज करते हैं कम्यूटेटर को, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, तो स्टेटर भी जो इंडक्शन मोटर का है तो सिलिकॉन स्टील लैमिनेटर से बना होता है, और लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की भी बात कर रहे हैं, वो भी सिलिकॉन स्टील, तो लैमिनेशन के लिए हम जो बात कर रहे हैं मटेरियल की वो है सिलिकॉन स्टील बार बार। फिर बात करते हैं 80 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो ये ऊपर भी देख चुके हैं कि लैमिनेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, एडी करंट से रिलेटेड जो लॉस है उनको कम करने के लिए कर रहे हैं लैमिनेशन। 74 की बात करते हैं, एन आइडियल डीसी जनरेटर इज वन दैट हैज़, तो एक आइडियल डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है 0, ठीक है, आइडियल है, तो आइडियल केस में क्या होगा, ना तो लो बोल सकते हैं ना हाई, एक आइडियल वैल्यू बोलेंगे, 0 बोलेंगे या इन्फिनाइट होगा कहीं कहीं, कुछ चीज़ों में कुछ पैरामीटर की वैल्यू आइडियली या तो 0 होती है या इन्फिनाइट होती है। फिर बात करते हैं 81 की, द इनपुट पावर अंडर नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर कंजिस्ट ऑफ, तो इनपुट पावर की बात कर रहे हैं नो लोड कंडीशन में, किसी भी ट्रांसफार्मर की किससे मिलकर बनी होती है, तो कोर लॉसेज एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस इन प्राइमरी साइड में कोर लॉसेज होंगे, मेन कोर लॉसेज होंगे, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस भी होगा। फिर बात करते हैं 75 की, द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज टू मेजर द, तो ये क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड क्या है हमारा, कोर लॉस, अलग से अगर लिखें तो ओपन सर्किट टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो हम उससे क्या मेजर करना चाह रहे हैं, कोर लॉस। फिर बात करते हैं 82 की, ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विच शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर, तो ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल में हम कर रहे हैं, ऊपर भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, ट्रांसफार्मर पैरेलल में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो लोड को कैसे शेयर करेंगे, डिपेंड अपॉन परसेंटेज इम्पिडेंस, या फिर एक लाइन में बोले तो इम्पिडेंस के हिसाब से वो लोड को शेयर करेंगे। 83 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का बेसिक एलिमेंट प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और कोर भी है, म्यूचुअल फ्लक्स उसका बेसिक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ये हो गई, ये कोर और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये मेन हो गया। फिर बात करते हैं 89 की, अ ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज, ठीक है, लीडिंग,
तो लीडिंग के केस में नेगेटिव उल्टा चलेगा, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा। और अगर इसी तरीके से देख के बोला जाए तो लैगिंग के केस में क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा, नेगेटिव होगा। तो ये याद रखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। फिर बात करते हैं 90 की। द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू फेज सिंगल ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम पोलैरिटी। तो इसमें क्या है, बस दो चीज़ समझनी है कि अगर पैरेलल ऑपरेशन कराना है ट्रांसफार्मर का तो उनकी पोलैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। मेन बात करें पोलैरिटी की। बात करते हैं 88 की। एट रिलेटिवली लाइट लोड ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज लो बिकॉज काफ़ी कम लोड पे उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। फिक्स लॉस इज हाई इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट, क्योंकि ये मान के चलो देखो लॉस जो ट्रांसफार्मर में होना है वो फिक्स है। अब आप उसको ज़्यादा लोड पे चलाओ चाहे कम पे चलाओ, ज़्यादा पे चलाओगे तो लॉस तो उतना ही होना था, तो एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू लो लोड। कम लोड पे चलाओगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी, क्योंकि लॉस तो उतना ही हो रहा है। मान लो लॉस आपका 50 यूनिट हो रहा है, अगर मैं यूनिट नहीं बोलूँ केवल यूनिट बोलूँ, 50 हो रहा है। अगर आप उससे काम ले रहे हो 10 का, लो लोड पे 10 ही का काम ले रहे हो तो आपका कितना लॉस हो गया 40। और काम ले रहे हो हाई लोड पे 100 का, तो आप कितना काम ले रहे हो, इसमें तो आपका माइनस में जा रहा है। तो ये चीज़ है। फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस किस को ट्रांसफॉर्म करता है, तो हमें ये पता है कि दोनों पे काम करता है, वोल्टेज और करंट दोनों को। फिर बात करते हैं 91 की। विच वन इज द यूज फॉर कांस्टेंट स्ट्रीट लाइट लोड। तो कांस्टेंट स्ट्रीट लाइट लोड के लिए हम कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट स्ट्रीट लाइट लोड, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद आते हैं 86 पे। व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर द फ्लक्स विल डिपेंड ऑन। तो जब एसी सप्लाई हम देंगे ट्रांसफार्मर में तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पे, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है हमारा फाई, ठीक है। फ्लक्स विल डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ। 92 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर हमारा अपना ऑपरेशन जो है लॉसेज रिमेन कांस्टेंट, तो कौन से कोर लॉसेज कांस्टेंट रहेंगे अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है ट्रांसफार्मर का। फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर ट्रांसफार्मर का नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है तो हमारे जो लॉसेज है कोर लॉस वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। नो लोड टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। तो नो लोड टेस्ट अपने ऊपर देखा था ओपन सर्किट टेस्ट। अब नो लोड टेस्ट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड करंट हम निकाल सकते हैं अगर हम नो लोड टेस्ट कर रहे हैं तो। दोनों मैग्नेटाइजिंग करंट निकालेंगे और नो लोड करंट तो निकालेंगे। फिर आते हैं 93 पे। ट्रांसफार्मर्स कोर आर लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू, ठीक है, मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। तो ये बार 3-4 बार ये आ चुका है। फिर आता है मेन, ये भी ऊपर हो चुका है मेरे हिसाब से, हाँ, ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस। तो ये फिर से वही आ गया 94 में कि द ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर टू मेजर इट्स कोर लॉस। तो ये रिपीट हो रहा है। फिर आते हैं 88 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज वेरीज विद लोड इन ट्रांसफार्मर। तो कौन से लॉस हैं जो लोड के हिसाब से वेरी करते हैं, तो हमारा वेरीज विद लोड हमारा कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस जो होता है तो वो लोड के हिसाब से वेरी करता है। 95 पे आते हैं। द पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है उसके पास क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए। फिर से बात करेंगे, रिलक्टेंस जो है वो हमारा कम होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ के पास। फिर बात करते हैं 96 की। नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। तो आई जो लैग करेगी किसको करेगी, वोल्टेज को बाई 75 डिग्री। तो ये याद करेंगे किसके अंदर, नो लोड करंट के अंदर की बात कर रहे हैं हम। फिर बात करेंगे, ये रिपीटेड है कि परमियंस हमारा मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस, ये रिपीटेड है। फिर बात करते हैं 97 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कौन सी चीज़ पार्ट नहीं है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीथर होता है, कंजर्वेटर होता है और बुशॉल्स रिले होता है। एक्साइटर जो है तो वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है, तो ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की ट्रांसफार्मर की। तो द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। तो कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो लो वोल्टेज साइड को या प्राइमरी वाली साइड को। प्राइमरी बोलो, प्राइमरी तो स्टेप अप में और स्टेप डाउन में हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो कुल मिला के बोला जाए तो लो वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में।
तो ये है, मतलब हाई वोल्टेज साइड, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड और लो वोल्टेज साइड। तो प्राइमरी फिक्स नहीं है कि प्राइमरी को ही, क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं अगर तो प्राइमरी लो है तो ठीक है, स्टेप डाउन कर रहे हैं तो प्राइमरी का वोल्टेज हाई होगा और सेकेंडरी का लो होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी के केस में हम नहीं बात कर रहे, या तो हाई या लो। तो लो वोल्टेज वाली साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। लास्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स वुड नॉट बी सूटेबल फॉर यूज एज सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर की तरह यूज़ करने के लिए कौन सी सूटेबल नहीं है, नॉट बी सूटेबल। तो एसी इंडक्शन मोटर है, ब्रशलेस एसी मोटर कर सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी। स्टेपर मोटर जो है तो उसको आप सर्वो मोटर की तरह यूज नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए।